Namaskar. Today's topic is understanding harmony in the self. In previous video, we studied about body as an instrument of I. In that very lecture, we recognizes the importance of I as the seer, doer, and enjoyer, and thus directly responsible for happiness. I is directly responsible for happiness. I ensures happiness through its understanding, increasing level of understanding about feelings and thoughts. We also notice that our knowledge, our familiarity with I is little. This immediately highlights the need to understand I in more detail, with more clarity. Let us understand this study in the present lecture. In present lecture, we will study about the activities of I, its static and dynamic activities, and what are the powers instituted in I. By the use of that power, I uh, do imagination, I do thinking, analyze its thought, analyze its behavior, analyze its performance, access to realization, understanding, happiness, enjoys so many feelings and act so many deeds. So first today in this lecture we will focus on I as an instrument of I. We will focus on activities of I. Start observe ourselves. When you will start observe yourself, you will see that there are some capabilities in I. Think what you are doing. Think what is going on within yourself. What is going on in your thought, and what is going on in your body. There are two places. Observe that what is going on in your body and what is going on in your self. Already we have studied about various activities of I and activities of body. We know that activities of knowing, assuming, recognizing and fulfilling. Such type of activities go in body, and feeling of recognizing and fulfilling go in body. So observe it very closely what is going on within yourself. Desire, thought, expectations are activities in I. इच्छा विचार आशा ऐसी प्रक्रियाएं आई में चलती रहती हैं एंड नॉट इन द बॉडी. तो इच्छा विचार आशा के प्रश्न को आज हम बहुत ही इलेबोरेट करेंगे, बहुत डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे. तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद एक्टिविटीज ऑफ आई. अब इसको समझने के क्रम में फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड पावर ऑफ आई. पावर ऑफ आई activities of I. पावर ऑफ आई डिजायर यानी कि इच्छा. जो हमारे भीतर हमारे सेल्फ में इच्छा करने की शक्ति है, इस इच्छा करने की शक्ति से हम क्या करते हैं, इमेजिन. हम किसी भी चीज का चित्रण करते हैं. चित्रण
पावर ऑफ थॉट, विचार करने की शक्ति। जो हमारे पास विचार करने की शक्ति हमारे सेल्फ में मौजूद है, इस शक्ति का उपयोग हम विश्लेषण के लिए करते हैं, एनालिसिस। यानी कि विश्लेषण। एक्सपेक्टेशन, पावर ऑफ एक्सपेक्टेशन से हम सिलेक्शन, टेस्टिंग की प्रक्रिया अर्थात चयन, आस्वादन की क्रिया हमारे भीतर चलती रहती है। और फिर एक बार जो कुछ भी हम डिसाइड करते हैं, ये तीनों मिलाकर के जिस चीज का निर्माण करते हैं उसको कहते हैं इमेजिनेशन। इसको कहते हैं इमेजिनेशन। हमारी इमेजिनेशन, हमारी कल्पना बनती है किसी चीज के बारे में, हमारी इमेजिनेशन, हमारी कल्पना बनती है। और जब अब हमें करना क्या होता है, एक चीज हम देखते हैं कि जो हमारा व्यवहार है वो हमारे विचार से ही तय होता है। जैसा हम विचार करते हैं वैसा ही हम व्यवहार करते हैं। तो अगर हम अपने विचार या जो कुछ भी हमारी कल्पना में चलता रहता है वही बाद में हमारा विचार बनता है मुकम्मल, और वो हमारे व्यवहार में शामिल होता है। और जब हमारा व्यवहार हमारे कार्य को प्रभावित करता है, कार्य के बारे में हमारा मत तैयार होता है, उसके बारे में हमारी राय बनती है और हम उसको परफॉर्म करते हैं। और जैसा हम काम करते हैं वैसा ही हमको रियलाइजेशन होता है, उस तरह के परिणाम प्राप्त होते हैं, वैसा ही हमको अनुभव होता है। तो जीवन के उद्देश्य में हमने देख लिया कि हमारे हमको तो सुख के अनुभव से गुजरना है। तो सुख के अनुभव से गुजरना है तो हमको ऐसा कार्य करना होगा जिससे सुख की प्राप्ति हो, संघर्ष की प्राप्ति ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो। और ऐसा कार्य किससे प्रभावित होता है? हमारे व्यवहार से। हमारा जो व्यवहार ठीक होगा, समझदारीपूर्ण होगा, तो हमारे कार्य का परिणाम भी ठीक होगा और फिर हमारा अनुभव भी सुखद होगा। अब हमारा व्यवहार ठीक रहे, ये कैसे तय होगा? तो उसके लिए हमारे विचार, हमारी कल्पना ठीक होनी चाहिए। तो इच्छा, विचार, आशा, ये जो तीन चीज़ें हैं, शक्तियाँ हैं, इसको बहुत डिटेल में समझने की आवश्यकता है, बहुत डिटेल में जानने की आवश्यकता है कि डिजायर थॉट एक्सप्रेशंस आर दीज आर एक्टिविटीज ऑफ हाई, नॉट एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। दे आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज इमेजिनेशंस। सब मिला के, इन तीनों को मिला के 3, 4, 5 जो क्रम है, 3, 4, 5, इच्छा, विचार, आशा, इमेजिन, एनालाइजिंग, सिलेक्शन, इनको मिला करके हमारी कल्पना बनती है। कलेक्टिवली दे आर वेल नोन एज इमेजिनेशन, कल्पना के रूप में हमारे जाने जाते हैं। और एट द लेवल ऑफ बॉडी क्या होती है? एक्टिविटीज ऑफ बिहेवियर एंड वर्क गोज ऑन एट द लेवल ऑफ बॉडी। तो सबसे पहले देखा जाए तो चीज़ें हमारे विचार में पैदा होती हैं, फिर वो हमारे व्यवहार और हमारे कार्य में जाती हैं, जैसा कि मैंने कहा। तो आप ऑब्जर्व करिए अपने भीतर, सेल्फ को एक्सप्लोर करना है, अपने आप को समझना है, अपने भीतर की व्यवस्था को समझना है। तो हमको क्या करना होगा? अपने आप के लगातार कंटिन्यूअसली वी हैव टू ऑब्जर्व आवरसेल्फ, व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय माइंड और इन माय सेल्फ। क्या चल रहा है, कौन सी गतिविधि चल रही है, कौन से विचार चल रहे हैं। हर पल विचार तो हर पल चलते रहते हैं। ईच एंड एवरी मोमेंट यू हैव टू ऑब्जर्व वेरी क्लोजली व्हाट इज गोइंग ऑन विद इन यू, while the activities of the body are going on intermittently। शरीर में की जो चीज़ें हैं वो बहुत इंटरमिटेंटली चलती हैं, रुक रुक के चलती हैं। लेकिन आपके सेल्फ में तो जो भी विचार चलता है वो कंटिन्यूअस चलता है, वो रुक रुक के नहीं चलता। इसे यहाँ हमने कहा कि सांसें भी हम लेते हैं, रुक रुक के लेते हैं और निर्णय के साथ लेते हैं। जब चाहते हैं हम सांसें बंद कर देते हैं और जब चाहते हैं तो हम सांसें लेते हैं। तो इस पर आप ध्यान दीजिए कि एक एक्सपेक्टेशन तो हमेशा रहती है अपने भीतर, जो लास्ट में एक्सपेक्टेशन है ये हमेशा रहती है
कि हमारे भीतर हैप्पीनेस बनी रहे, सुख बना रहे, प्रसन्नता बनी रहे निरंतरता में। और सुख बना रहे कैसे, उसी हिसाब की चीज़ों को हम सिलेक्शन टेस्टिंग में शामिल करते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑपरेटिंग कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ सेलेक्टिंग एंड टेस्टिंग, यानी कि हमारी अपेक्षाएं किस रूप में मौजूद होती हैं, हमारे जो आशा है वो हमारे चयन आस्वादन के अनुसार लगातार चलता रहता है। तो हमारा जो चयन आस्वादन है, सिलेक्शन टेस्टिंग है, ये डिपेंड करता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं। तो it is to be seen whether the activities are operating on the basis of natural acceptance, on the basis of preconditioning, on the basis of sensation, what are the sources of desire। हम अपनी इच्छा के स्रोतों में चर्चा करें। हमारी 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 इच्छा के 3 स्रोत हैं। हमारी इच्छा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, हमारी प्री कंडीशनिंग यानी हमारी मान्यताएं। ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मान्यताएं हमारी इच्छाओं को जन्म देती हैं। जो समाज में मौजूद मान्यताएं हैं, जो हम अपनी परंपरा से प्राप्त करते हैं, अपनी संस्कृति से, कल्चर से प्राप्त करते हैं, ट्रेडिशन से प्राप्त करते हैं, रिलीजन से प्राप्त करते हैं, स्क्रिप्चर्स से प्राप्त करते हैं। बहुत सारी सोर्सेज हैं मान्यताओं के मुद्दे पर, प्री कंडीशनिंग के मुद्दे पर हम बातचीत करें तो हम जानते हैं कि कोई भी मनुष्य एक सांस्कृतिक उत्पाद है। ह्यूमन बीइंग इज अ कल्चरल प्रोडक्ट। और हम जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, जिस स्थान पर पैदा होते हैं, वहाँ की एक संस्कृति होती है जिसका धीरे धीरे सदियों में विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। हम पैदा होते हैं तो हमारे दिमाग की कंडीशनिंग की जाती है। एक विशेष भाषा, एक विशेष धर्म, एक विशेष जाति या विशेष रंग के प्रति जो आग्रह लोगों के हैं, तो इस तरीके से कंडीशनिंग होती है। और हम एक मान्यता बना के जीने लगते हैं। हम मान्यता बनाते हैं कि मेरी जाति है, ये है तो हम मनुष्य, लेकिन हमारी मान्यताएं अलग हैं। हमारी ये मान्यता है कि ये मेरा धर्म है, ये मेरी जाति है, ये मेरा वर्ग है, ये मेरा वर्ण है, ये मेरी देश है। हम पृथ्वी पर पैदा होते हैं, लेकिन देश की एक मान्यता है। हमारे देश में एक मान्यता है, वो मान्यता हमारी चेतना में है। हमारी जाति की एक मान्यता समाज में है और वो मान्यता हमारी चेतना में है। हमारे धर्म की एक मान्यता समाज में है और वो हमारी चेतना में है। तो ये बचपन में जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पारिवारिक परिवेश में बहुत सारी प्री कंडीशनिंग होती है। इसके बाद हम पड़ोस की संस्थाएं हैं, उसके संपर्क में आते हैं तो कुछ मान्यताएं बनती हैं। बचपन में स्कूल में जाते हैं तो मान्यताएं बनती हैं। तमाम 30 त्यौहार होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कल्चरल इवेंट्स, ट्रेडिशनल इवेंट्स, फेस्टिवल्स, ये सब हमारे दिमाग को स्ट्रक्चर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, संरचित करते हैं और हमारे व्यवहार के तौर तरीके को तय करते हैं। इस तरीके से प्री कंडीशनिंग, और ये प्री कंडीशनिंग ही हमारी इच्छाओं का स्रोत, हमारी इच्छाओं का स्रोत प्री कंडीशनिंग। किसी समाज में अगर ये माना जाता है कि स्त्रियां बहुत पुरुषों की सेवा करने के लिए, तो जब हमारा विवाह होगा, हमारे जीवन में स्त्री आएगी तो हम मान लेंगे ये मान्यता पहले से बैठी हुई है कि उसको हमारे सेवा करनी चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन उससे बना रहता है। और अगर वो इस एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करती, और इसी आधार पर, इसी एक्सपेक्टेशन के आधार पर हम चयन भी करते हैं कि कैसे लड़की लेके आना, ऐसा ही आस्वादन हम चाहते हैं। अगर वो नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सी मान्यताएं हैं। हमारे यहाँ मान्यता है भोजन बैठ के करना चाहिए, कुछ संस्कृतियों में मान्यता लोग खड़े होकर करते हैं। हमारे देश में मान्यता है तमाम जगहों पे कि शराब पीना बुरी बात है। कुछ संस्कृतियों में मान्यता है कि शराब पीना उनके उनके कार्यक्रमों में वो शुभ का लक्षण है। क्या धार्मिक तीज त्यौहार में कई जगह मांस मदिरा पीना खराब माना जाता है, और हमारे ही यहाँ कुछ संस्कृतियों में मछली और तमाम तरह की चीज़ें द्रव्य लेना, ये या भोजन में लेना, ये मान्यता है, वो शुभ माना जाता है। तो एक मान्यताओं की दुनिया है। हमको कंडीशनिंग करके हमारे ब्रेन की प्रॉपर सॉफ्टवेयरिंग की जाती है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये हमारा, इससे हमारे पूर्वाग्रह का, ये मान्यताएं जो हैं उनको पूर्वाग्रह नहीं कर सकते हैं। पहले से कुछ आग्रह हमारे दिमाग में डाल दिए जाते हैं, एक पैटर्न में डाल दिया जाता है, कुछ प्रतिमानित व्यवहार हमारे पैटर्न बनते हैं और हमसे उस पैटर्न के अनुरूप ही
व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है। दूसरा हमारी इच्छा का स्रोत क्या है? दूसरा हमारी इच्छा का स्रोत हमारी मान्यता के अलावा, कंडीशनिंग के अलावा सेंसेशन है। यानी कि इंद्रियां, सेंसर्स, इंद्रिय उत्तेजना, सेंसेशन, ये। अब एक तो हम यहाँ से ज्ञान लेके बैठे हैं एक कंडीशनिंग से, और दूसरा ज्ञान आता है हमारी संवेदनाओं से। आप जानते हैं कि मनुष्य के पास जो 5 महत्वपूर्ण संवेदनात्मक तंत्र है वो हमारे कान हैं, जिनसे हम सुनते हैं और साउंड से इंफॉर्मेशन लेते हैं, और एक खास प्रकार के साउंड का एक विशेष प्रकार का अर्थ लगाने के लिए हमको कंडीशन किया गया। दृश्य है, सौंदर्य, सौंदर्य का एक खास तरह का प्रतिमान हमारे भीतर बैठा है, तो हम देखते हैं और उसी प्रतिमान को ग्रहण करके उसके हिसाब से फिर अपने उत्तेजित होते रहते हैं, एक्साइटेड होते रहते हैं, और एक्साइटमेंट को ही सुख मानते रहते हैं। एक खास तरह की स्मेल, एक खास तरह का टेस्ट, इस सबकी कंडीशनिंग हमारी रहती है। तो जीभ से संवेदना मिलती है, नाक से संवेदना मिलती है, कान से, आँख से, त्वचा से, ये संवेदनाओं के स्रोत हैं, और इनसे भी हमारी इच्छाएं बनती हैं। हम खुशबूदार चीज़ों की इच्छा करते हैं, और इस खुशबू को ग्रहण कहाँ से करेंगे? अपने नाक से। पहले से हमारे दिमाग में कुछ खुशबू बैठा हुआ है, कुछ नई खुशबू भी हो सकती है। आवाज़ें, अलग अलग आदमी अलग अलग आवाज़ों को पसंद करता है। कई बार तो कंडीशन हो जाते हैं, आप फलाने की आवाज़ बहुत अच्छी है, सभी लोग कहते हैं, तो आपको भी अच्छा लगने लगता है, कंडीशनिंग हो जाती है। जो सबसे महत्वपूर्ण है, एंड दैट वेरी सोर्स ऑफ डिजायर इज यूनिवर्सल, साइंटिफिक, दैट may be universally verified, that stand with reason, that is it encompasses all the entities, और वो क्या है? वो हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस। हमारी सहज स्वीकृति, हमारी सहज स्वीकृति, हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस। सहज स्वीकृति के बारे में पहले से पता है, जैसे कंप्यूटर में एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है, और इनबिल्ट सॉफ्टवेयर पर ही निर्भर करता है कि कोई भी कंप्यूटर बाहर से किस किस तरह के सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करेगा, किसको नहीं करेगा। तो हम सबके भीतर नेचुरल एक्सेप्टेंस है। इस पर काफ़ी लंबी बातचीत पहले के वीडियोज़ पे हो चुकी है। नेचुरल एक्सेप्टेंस एक ऐसा तत्व है, सहज स्वीकृति, जो ऑलरेडी इनवेरिएंट ऑफ टाइम स्पेस एंड कंडीशन होता है, जो देश काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलता नहीं, और हर व्यक्ति में एक जैसा होता है। उसके ऊपर न किसी कलर का, न किसी कास्ट का, न किसी रिलीजन का, न किसी रीजन का, किसी का भी असर नहीं होता, सब में एक होता है। सहज स्वीकृति, सहज स्वीकृति में कुछ भाव है, जैसे जैसे देखिए, जैसे रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट का नेचुरल एक्सेप्टेंस है। आप दुनिया में किसी आदमी का सम्मान करेंगे एंड द पर्सन विल फील गुड, उस आदमी को अच्छा लगेगा। आप किसी को गाली देके देखिए, शो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी एंड द पर्सन विल फील बैड, ही विल बी एंग्री, बुरा लगेगा उसे। यानी कि डिसरिस्पेक्ट की सहज स्वीकृति नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट की सहज स्वीकृति हर आदमी के लिए। जस्ट हेल्प समबडी एंड यू विल सी दैट एनीबडी from the any corner of the world, from the any corner of the universe, person will naturally accept. But see, if you are discooperating somebody, not helping someone, person will feel bad. तो जो विरोध है, अपोज है, सपोर्ट का तो नेचुरल एक्सेप्टेंस है, लेकिन अपोज का नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं। ट्रस्ट, विश्वास, किसी व्यक्ति पे विश्वास करिए, उसको अच्छा लगेगा।
अविश्वास करिए, डिस्ट्रस्ट करिए, उसको बुरा लगता है, उसका नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं। केयर, आप किसी व्यक्ति की परवाह करिए, उसके खाने का, उसके पीने का, उसके पढ़ने का, उसके लिखने का, उसके रहने का, या उसकी किसी आवश्यकता का, एक ऐसी आवश्यकता जो सामान्य मानवीय आवश्यकता है, और उस आवश्यकता का अगर नेचुरल एक्सेप्टेंस है और आप उसको पूरा करते हैं, द पर्सन विल फील हैप्पी। और नहीं करते तो, संबंधों में जिस भाव को फुलफिल करना नहीं करते तो, दैट विल नॉट बी नेचुरली एक्सेप्टेबल टू एनीबॉडी। ठीक इसी तरीके से आप देखिए प्रेम, लव, फाउंडेशन वैल्यू ऑफ, कंप्लीट वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग। प्रेम, प्रेम किसी को भी स्वीकार है, लेकिन घृणा, घृणा किसी को भी स्वीकार नहीं है, कोई भी आदमी अपोज विरोध पैदा होगा। तो अब आप ये देखिए कि जो आपका आचरण है, जो आपका व्यवहार है, जो अपने शरीर को ट्रीट करने का तरीका है, अपने ये जो कुछ भी है आपके पास, अगर उसका जन्म प्री कंडीशनिंग से, मान्यताओं से होता है, आपकी इच्छा अगर मान्यताओं से आ रही है, और जिस भी मान्यता से आ रही है उसका अगर नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं है, सहज स्वीकृति नहीं है, यह एक कसौटी है। सहज स्वीकृति एक कसौटी, आप अपनी मान्यता को इस कसौटी पर चेक करें। जैसे एक बलि की मान्यता है, इच्छा आपकी है कि आपका एक बढ़िया घर बन जाए, और किसी ने आपको समझा दिया कि ठीक है बकरे की बलि दे दो, बच्चे की बलि दे दो, भैंसे की बलि दे दो, तो किसी का जीवन लेने का नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं, वायलेंस का नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं, पीस का नेचुरल एक्सेप्टेंस है। तो अगर आपकी इच्छा इस प्री कंडीशनिंग से आएगी, तो जैसी इच्छा बनेगी वैसा ही आपकी इमेजिन चलेगा। और जब हिंसा की इच्छा होगी, हिंसा के माध्यम से लक्ष्य पूरा करने की, तो उसका चित्रण होगा। तो आप एनालिसिस करना शुरू कर देंगे कि हिंसा कैसे की जाए, विश्लेषण होगा। अब इस थाट के पावर से आप विश्लेषण करेंगे और चयन करेंगे किस हथियार से हिंसा किया जाए, किसके साथ मिलकर किया जाए, कहाँ पे किया जाए। अब उस हिंसा से जो आशा होगी, उस आशा के एक्सपेक्टेशन के अनुरूप ही आप इन तमाम चीज़ों का चयन करिएगा, और वैसा ही आप आस्वादन टेस्ट करिएगा, परिणाम भोगिएगा। वो आपके व्यवहार में शामिल होगा, आपका कार्य होगा, आपका परिणाम आएगा। तो जो आपकी मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं को आप टेस्ट करिए, उसका नेचुरल एक्सेप्टेंस है कि नहीं। अगर नेचुरल एक्सेप्टेंस है तो आपकी मान्यता, आप यकीन मानिए, टेस्ट करके देखिए, ऑब्जर्व करिए, आप बिल्कुल एम्फेसाइज मत होइए, कन्विंस मत होइए, खुद स्वयं के लेवल पे उसकी परीक्षा करके देखिए। आप देखेंगे वो मान्यता आपको वो सुख देगी अगर उसकी सहज स्वीकृति है, लेकिन आपकी मान्यता की अगर सहज स्वीकृति नहीं तो वो सुख नहीं देगी। अच्छा, और भी बात, स्वीकृति और सहज स्वीकृति में अंतर क्या होता है, ये समझना बड़ा जरूरी है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड नेचुरल एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के बारे में बताइए सहजता से, आराम से। और जो स्वीकृति होती है वो तो प्रेशर में भी होती है, दबाव में भी हो सकती है, प्रभाव में भी हो सकती है। हो सकता है कोई टीचर है और बढ़िया पढ़ाते हैं, यू हैव वेरी गुड रिलेशन विद द मैन, तो आप उनकी इतना इंप्रेशन में रहेंगे कि उनकी सारी बात आपको अच्छी लगेगी। आप उनके प्रभाव में आपने स्वीकार कर लिया, व्हाट एवर ही इज सेइंग दैट इज करेक्ट। और कई बार दबाव में हम जितना कह रहे हैं ना उतना ही करो, अब वो दबाव दिए तो आप जो कह रहे हैं वो सच है, और जितना कह रहे हैं ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, उतना ही करो। अब आप क्या करते हैं, सामने वाले के दबाव में मान लेते हैं कि यही सही है, वही फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो इसका जो अगर इस दबाव और प्रभाव में कही गई बात की सहज स्वीकृति नहीं, तो आपको कष्ट होना है, ये जान लीजिए। वो सुख नहीं देगा, सुख तभी देगा जब सहज स्वीकृति हो, और दबाव और प्रभाव की सहज स्वीकृति नहीं होती। सहज स्वीकृति समझदारी की होती है, समझदारी से लिए गए निर्णय की होती है, राइट फीलिंग की होती है, राइट थॉट की होती है। डजंट मैटर हु इज सेइंग, टीचर इज सेइंग, पेरेंट्स आर सेइंग, एनी बिग पर्सनैलिटी इज सेइंग, एनी religious or scientific scripture is saying, if that very thing is not naturally acceptable, that will not give you happiness at any level, at any cost, at any moment.
तो लगातार आपके मस्तिष्क में जो कुछ भी चल रहा है, जो भी विचार चल रहा है, उस विचार को परीक्षा से गुजरना चाहिए। आप उसको अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस की कसौटी पे कसिए और कस के इच्छा विचार आशा के माध्यम से इमेजिंग एनालिसिस और सिलेक्शन की प्रक्रिया को चलाइए, जो आपके व्यवहार को बिहेवियर को निर्धारित करते हैं। और इसी बिहेवियर से फिर आप कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, और जैसा वर्क करते हैं वैसा ही आपको परिणाम प्राप्त होता है, यानी रियलाइजेशन होता है। तो इसी नेचुरल एक्सेप्टेंस के हिसाब से, सहज स्वीकृति से हिसाब से व्यवहार करने के लिए कहा गया है राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ, सही भाव, सही विचार के आधार पर संबंधों का निर्वाह करना, राइट अंडरस्टैंडिंग, जिसमें म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी आती है, परस्परता में सुख की प्राप्ति होती है। अब आता है सेंसेशन। सेंसेशन के मुद्दे पर भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपको बड़ी परेशानी है किसी मुद्दे पर, बेचैन है, तो परेशानी का समाधान कैसे होगा? परेशानी का समाधान होगा समझदारी से। उस परेशानी की समस्या को ठीक से समझा जाए और उसकी जटिलताओं को समझ के उसका समाधान ढूंढा जाए। लेकिन समाज में क्या ऐसे लोगों की संख्या कम है जो परेशानी के समाधान के लिए शराब पीना शुरू कर देते हैं। शराब एक शामक है, उत्तेजना पैदा करता है, एक्साइटमेंट, और शराब पी के सिनेमा देखने चले, वहाँ एक मात्रा का एक्साइटमेंट से उसमें मशगूल हो गए। 3 घंटे के लिए आप भूल गए कि आपको कोई समस्या हुई थी। तो ये 3 घंटे तो ठीक है, आप एक्साइटेड एंड यू आर फीलिंग दैट यू आर हैप्पी एंड देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है, और एक सेंसेस ने कुछ नया इमेजिनेशन बना लिया और आप एक्साइटेड हैं। लेकिन फिर सिनेमा से निकलने के थोड़ी देर बाद फिर समस्या सामने आके खड़ी हो जाती है, तो आपका दुख तो ऐसे बना ही हुआ, आपके दुख में तो कोई बदलाव हुआ नहीं। तो सेंसेशन से अगर आप कोई जीवन का लक्ष्य तय करते हैं, किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो वो ठीक नहीं है। समस्या का समाधान तो समझदारी से ही होना, सेंसेशन से नहीं होना। तो इसलिए नेचुरल एक्सेप्टेंस पे विचार करना है। और लेट मी वंस अगेन रिपीट ऑल दिस, if activities of your mind are activities going on in yourself, within yourself, is running on the basis of sensation preconditioning, then that will lead to a bad experience. If you have not examined that on the basis of your natural acceptance, तो अगर ये प्री कंडीशनिंग से कंट्रोल होता है आपका जो बिहेवियर है, तो प्री कंडीशनिंग बाहर से होती है, दूसरा कोई आपके ब्रेन की प्री कंडीशनिंग करता है, दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स आर ऑपरेटिंग योर बिहेवियर, operating your desire, operating your thought, operating your mind, and your idea is basis of your behavior, and your behavior is basis of your work is basis, behavior is basis of your work, and work is basis of your realization. तो आप देखिए, जब आपकी इच्छा ही दूसरा व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है, एक एक्सटर्नल फैक्टर कंट्रोल कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? आप परतंत्र होंगे, बिकॉज यू आर नॉट सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, you are not behaving on the basis of yourself, but another self is trying to control you. If another not self is controlling, then tradition, culture, etc., so many traditional institutions will control your behavior, and it is not sure that will lead to harmony within you. बहुत सी परंपराएं हैं, उसके निर्वाह में आपको दुख ही मिलता है, सुख नहीं मिलता। हमारे कुछ जातियां कहा जाता है भीड़ जाती हैं, अब वीरता के नाम पे युद्ध करते रहते हैं, तो क्या मिलता है उनको? जीवन काम हो जाता है। मारे गए तो दुख होता है, नहीं मारे गए, किसी को मार दिए तो उसको दुख होगा, और फिर ऐसा नहीं है कि लेके आएंगे तो अपने को ही सुख मिलना है, उत्तेजनाएं मिलनी है, एक्साइटमेंट मिलना है विजय का। कुछ देर बाद फिर कोई नया चुनौती खड़ा हो जाती है, कोई नया आपसे युद्ध करने चला आता है, और समस्या तो बनी ही रहती है हमेशा।
आपके दिमाग में हमेशा हिंसा करने या हिंसा का शिकार होने की स्थिति बनी रहती है। तो एक्सट्रानिमस फैक्टर के कंट्रोल में अगर आप बिहेव करते हैं तो आप परतंत्र हैं। बट इफ योर activities in yourself is operating on the basis of natural acceptance, you will feel self-organized. अगर सहज स्वीकृति के आधार पे अगर आप व्यवहार करते हैं तो आप आत्मसंगठित होंगे, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होंगे, एंड इट विल लीड टू स्वतंत्रता। यही स्वतंत्रता है। तो आप एक काम करिए, लेट मी गिव यू सजेशन टू मेक लिस्ट ऑफ योर डिजायर्स। आप अपनी इच्छाओं की सूची बनाइए। मेक अ लिस्ट ऑफ योर डिजायर्स लाइक सूची बनाइए। जैसे जैसे आपकी कुछ की इच्छाएं होती हैं कि हमको एक अच्छा घर चाहिए, हमको एक अच्छा गाड़ी चाहिए, हमको टूर पे कहीं जाना है, हमको कोई इस तरह की चीज़ें बहुत सारी, हमको बहुत सारे क्लोथ्स चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे शूज चाहिए, अच्छे अदर इंस्ट्रूमेंट चाहिए, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, म्यूजिक सिस्टम है, एक्सेट्रा, बहुत कुछ चाहिए, अच्छा फूड चाहिए, खाना चाहिए। ये सब इच्छाएं आपकी हैं। ऐसे इच्छाओं की सूची बनाइए, एक लिस्ट बनाइए इच्छाओं की। और क्या चाहिए आपको? आपको बहुत सारे लोगों को रिलेशन चाहिए होता है, संबंध, कुछ लोग प्यार चाहिए होता है, कुछ लोग सर्विस टू पेरेंट्स में, पहले माता पिता की सेवा करना, ऐसा बताते हैं। कुछ लोगों को स्टेटस चाहिए, कुछ लोगों को सक्सेस चाहिए, कुछ लोगों को हैप्पीनेस चाहिए, कुछ लोगों को गुड रिलेशन चाहिए। ऐसी बहुत सारी इच्छाओं की लिस्ट बनाएं। तो आप देखेंगे आपकी इच्छाएं दो कैटेगरी में विभाजित होती हैं। योर डिजायर्स may be categorized into two parts. First part will be physical needs. Physical facilities, भौतिक सुविधाएं। And second part will be non-physical, अभौतिक चीजें हैं, they are feelings. अब आप ये देख लीजिए कि आपकी इच्छाएं किधर जाते हैं, बहुत इधर भी लिस्ट बना के पढ़ लेते हैं। तो आप जब लिस्ट को देखेंगे ना तो आप इस अनुभव से गुजरेंगे कि जो आपकी इच्छाएं वो बड़ी सीमित है। भौतिक इच्छाएं सीमित है क्योंकि आपका शरीर सीमित है, शरीर की आवश्यकता सीमित है। और जो आत्मा है उसकी वो खुद कॉन्शियस एक यूनिट है और उसमें किसी चीज़ की सीमा नहीं होती। जैसे प्रेम, आप क्या कहते हैं? तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। You cannot count that. That is uncountable. मैं तुमको बहुत मानता हूँ, तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा है, बड़ा स्नेह करते हैं तुमसे, मुझे तुम्हारी बड़ी परवाह है। अनकाउंटेबल। भाई कितनी गाड़ियाँ, कितना घर, कितने कमरे, कहाँ कहाँ घूमने जाना, कितने सब, कितने जूते, कितने इंस्ट्रूमेंट, हाउ मेनी, दैट इज काउंटेबल। दैट इज व्हाई दैट इज लिमिटेड and this is unlimited. लेकिन एक बार भी आप ध्यान देंगे कि इंसान जो सीमित चाहिए, सारा जीवन तो इसी को एक्वायर करने में लगाया हुआ है, सुबह से शाम तक काम करता रहता है। From the very beginning of the day to the end of the day, person is engaged in
अवेलेबिलिटी ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग्स। अब अगर आपको ये कपड़ा खरीदते समय अगर आपके ध्यान में हो कि मुझे एक ऐसा कपड़ा खरीदना है जिससे मेरे शरीर की सुरक्षा हो जाए, प्रॉपर प्रोटेक्शन, और ये ध्यान में रखते हुए अगर आप कपड़ा खरीदते हैं तो फिर रंग आप देख लें जो आपको अच्छा लगे, दैट्स गुड, वो भी अच्छी बात है। और ये भी एक बार देख लें कि खरीदने से पहले ये देख लें कि आपके शरीर की सुरक्षा के लिए पहले से जो कपड़े हैं वो कितने हैं, उसका प्रॉपर असेसमेंट कर लीजिए। प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए पहले से कितना कपड़ा हमारे पास मौजूद है और वो हमारे शरीर की सुरक्षा के अर्थ में है और वो पर्याप्त है कि नहीं। अगर आप देखते हैं कि नहीं कपड़े फट गए, कपड़े नहीं हैं और शरीर की सुरक्षा हमसे संभव नहीं है, तो आप कपड़े खरीदिए, इसका नेचुरल एक्सेप्टेंस है। So first, essentially, you have to determine your needs, assess your needs, evaluate your needs, and after that, you have to do effort to ensure the availability of clothes or availability of anything, कुछ भी पहले आवश्यकता का असेसमेंट कर लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं कि आवश्यकता का असेसमेंट करने के बाद कपड़े खरीदते हैं तो इसका नेचुरल एक्सेप्टेंस है। ऐसे ही भोजन, फूड, भोजन में यह इंश्योर करने के बाद कि शरीर का पोषण वो करेगा, फिर आप टेस्टी खाना भी बनाइए कि पूरा अच्छा है, पोषण भी और टेस्ट भी मिले। लेकिन पोषण, नरिशमेंट, दैट मस्ट बी एट द लेवल ऑफ प्रियोरिटी। कार खरीदना है आपको, आप कार खरीदना चाहते हैं तो कार खरीदते समय अगर आपको ये लगता है कि कहीं आना जाना है, मौसम अक्सर खराब रहते हैं, बड़ा धूप रहता है, ज़्यादा दूरी है, थक जाते हैं, सो फॉर राइट यूटिलाइजेशन ऑफ योर बॉडी यू कैन बाई अ कार। लेकिन कार खरीदते समय जो आपकी इच्छा है वो आवश्यकता से पैदा हुई है कि प्री कंडीशनिंग से पैदा हुई है कि अरे उनके पास कार है, बताओ हमारे पड़ोसी हैं उनके पास कार है, अपने पास कार नहीं है। The extraneous factor is just producing your need. You have motivation from outside and you are going to buy a car. तो इसका नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं है क्योंकि किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, आप क्यों लेंगे। और फिर लेते समय आप ये ध्यान में नहीं रखते, आप ये देखते हैं कि हाँ उन्होंने कोई 10 लाख की गाड़ी खरीद रखी है तो हमारी गाड़ी तो 12 या 15 लाख की होनी चाहिए। तब आपको सेटिस्फैक्शन होगा, खुशी होगी, आपको सुपीरियरिटी फील होगा और आपकी सुपीरियरिटी को, इस सुपीरियरिटी का नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं है। पता चला आप 15 लाख की लाए, तब तक उसी पड़ोसी ने उस गाड़ी को बेच के वो 25 लाख का लाया, फिर 15 लाख तो आपके बेकार हो गए, फिर आप 35 लाख की व्यवस्था करिए और पूरा जीवन इन्हीं सब चीज़ों में बर्बाद कर दीजिए। एक्सट्रानिमस फैक्टर्स आपके पूरे जीवन को कैप्चर किए रहते हैं, पूरे जीवन को कैप्चर किए रहते हैं। उनके बेटे को 5 लाख दहेज मिला है तो अपने बेटे का जो है हम 10 लाख से कम में नहीं करेंगे। अब देख लीजिए भाई, बेटा दहेज लेने के लिए पैदा किए हैं या उसको एक व्यक्ति मानते हैं, और जो विवाह है ये जो व्यक्तियों का समागम है जीवन के निर्वाह के लिए, साथ में रखिए प्रेम पूर्वक जीने के लिए, सहयोग करने के लिए, संतान परंपरा के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाने के लिए, एक अच्छे मनुष्य का निर्माण करने के लिए, इसके लिए है, कैटेगरी कलेक्ट करने के लिए। तो आप अपनी इच्छा का नेचुरल एक्सेप्टेंस चेक कर लीजिए। प्री कंडीशनिंग समाज में ये है कि भाई फलानी का लड़का बहुत दहेज पाया, अच्छा बहुत बड़े आदमी, बहुत दहेज मिला है, बल्कि बहुत अच्छे अच्छे लोग करते हैं सर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, politician, advocates, well-educated people of society do the same. Think on the line of the same. तो समस्या है, तो आप भी अपने 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 मन में सोचिए, एक बार विचार करिए कि फिर आपके सोर्सेज कहाँ से आते हैं, आपके मन में आइडिया कहाँ से आता है, ये सोचना बड़ा जरूरी है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपको अपने दुख के कारणों के बारे में पता चल जाएगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर अनहैप्पीनेस।
तो आप देखेंगे कि एक बार समअप मैं इस लेक्चर को करता हूँ कि एज लॉन्ग एज डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशंस आर कंट्रोल्ड बाय प्री कंडीशनिंग आर सेंसरी प्लेजर आर मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेंसरी प्लेजर, then a kind of contradiction and confusion will produce, and you will feel that will lead you to disharmony, that will lead you to contradiction, विरोधाभासों की तरफ आप बढ़ेंगे, भ्रम की तरफ आप बढ़ेंगे, अव्यवस्था की तरफ आप बढ़ेंगे अगर ऐसी प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन के शिकार होते हैं जिसका नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं है। What we do is not in consonance with our natural acceptance. In such a state, we have problems. We are not able to accept what is happening, and we are not able to be at peace with ourselves. We can also say that higher faculties में क्या हमारा I, हमारा self, higher faculties of I, वो क्या है? That is understanding and realization are not activated. अगर आप प्री कंडीशनिंग और सेंसरी प्लेजर सेंसेशंस के आधार पे अगर आप अपना व्यवहार चुनते हैं, अपना विचार चुनते हैं और एक ऐसे व्यवहार ऐसा प्री कंडीशनिंग में आपकी मान्यताएं और आपकी संवेदनाएं जिसका नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं है, तो आप जो हायर फैकल्टी आई की ताकतें दो हैं जो ऊपर खाली छूटा हुआ है, रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग, ये एक्टिवेट नहीं होंगी, और जब ये एक्टिवेट नहीं होंगी तो आप हार्मनी की स्थिति में नहीं जा सकते। हार्मनी की स्थिति में तभी जाएंगे जब राइट अंडरस्टैंडिंग की फैकल्टी के माध्यम से राइट फीलिंग और राइट थॉट तक आप पहुंचेंगे, और जब आपको ये रियलाइजेशन होगा कि जो आपका अस्तित्व है वास्तव में उसका अस्तित्व है, को एग्जिस्टेंस है, आप हैं ही इसलिए ताकि अन्य चीज़ें नहीं होती तो आप भी नहीं होते। सामने आम का पेड़ हो, इमली का पेड़ हो, कोई भी पेड़ पौधा है, वास्तव में वही आपका अस्तित्व बनाए रखा है। आपको लोहा चाहिए शरीर में तो डायरेक्ट लोहा नहीं ले सकते, फिर आपको स्पिनाच, कोई साग बाग लेना पड़ेगा आपको जिसमें लोहा होता है, जिसमें आयोडीन होता है, जिसमें फास्फोरस होता है, जिसमें कैल्शियम होता है। ऐसी वनस्पतियों को ग्रहण करना होगा, तो आपके अस्तित्व के साथ वनस्पतियों का ग्रहण अस्तित्व है, या वनस्पतियों के अस्तित्व के साथ आपका अस्तित्व है, वो नहीं होंगी तो आप नहीं होंगे। तो जब आपके अंदर जब आप रियलाइजेशन और राइट अंडरस्टैंडिंग की कंडीशन में पहुंचते हैं तो मज़ेदार बात ये होती है कि आप अपने अस्तित्व को सह अस्तित्व में देख पाते हैं, को एग्जिस्टेंस में देख पाते हैं, और जब को एग्जिस्टेंस में देख पाते हैं, सह अस्तित्व में देख पाते हैं, तब ऐसी स्थिति बनती है कि आपका व्यवहार डेफिनेट बिहेवियर हो जाए, बिहेवियर सुनिश्चित हो जाए, इनडेफिनेट ना हो। और जब आपका व्यवहार निश्चित होगा, प्रकृति के नियमों के अनुरूप होगा, तो किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट जनरेट नहीं होगा, किसी भी तरह का कॉन्ट्रडिक्शन जनरेट नहीं होगा, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन जनरेट नहीं होगा, एंड यू विल रियलाइज हार्मनी एट द लेवल ऑफ योर सेल्फ, योर बॉडी, रियलाइजेशन ऑफ हार्मनी एट द लेवल ऑफ योर फैमिली, योर नेबरहुड, योर सोसाइटी, एट द लेवल ऑफ नेचर, एंड फाइनली एट द लेवल ऑफ इंटायर एग्जिस्टेंस। संपूर्ण अस्तित्व तक आपको समरसता दिखाई देगी, एक व्यवस्था दिखाई देगी, और व्यवस्था के अनुरूप आप सड़क पे गाड़ी चलाइए, लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से चलाएंगे, आपकी गाड़ी नहीं गिरेगी। और जहाँ भी प्रकृति के बल, प्रकृति के नियम के विपरीत आप कुछ भी करेंगे तो आपकी दुर्घटना तय है। तो बस ऐसे ही समझिए जीवन के बारे में, आप व्यवस्थापूर्वक जीवन जिएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। आप इसलिए आप व्यवस्था को समझिए, हार्मनी को समझिए, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग को समझिए। ऐसा प्रयास करिए, एक बार अपने लेवल पे देखिए, आप अगर देख पाएँ तो इन फैकल्टीज़ को जो आपके भीतर इंस्टीट्यूटेड है, इनहेरेंट है, ऑलरेडी बनी पड़ी हुई हैं। पहले ही कहा था कि सबसे पहला प्रयास है सेल्फ एक्सप्लोरेशन ऑफ हार्मनी एट ऑल लेवल्स ऑफ योर लिविंग on the basis of natural acceptance and experimental validation through living accordingly leads to realization and understanding, and this realization and understanding ensures harmony within you, आपके भीतर एक व्यवस्था सुनिश्चित करती हैं।
और एक बार आपके भीतर रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग बन गई, इसकी फैकल्टी आपके भीतर एक्टिवेट हो गई, तो इमेजिंग, एनालाइजिंग, सेलेक्टिंग, ये जितनी चीज़ें हैं ये स्वयं ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगी। आपके विचार स्वयं ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, इच्छाएं स्वयं ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, कल्पनाएं व्यवस्थित हो जाएंगी, सही ट्रैक पे आ जाएंगे और आप हमेशा प्रसन्न रहिएगा। तो हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग के इस चैप्टर में यही समझाने की, बताने की बार बार कोशिश हुई। हम लोगों ने यूनिट 1 में सेल्फ एक्सप्लोरेशन को समझा, डिज़ायर्स और उसके कार्यक्रमों को समझा, बाद में हमने ह्यूमन बीइंग को समझा, बॉडी और सेल्फ की कोएग्जिस्टेंस के रूप में दोनों की एक्टिविटीज़ को समझाने की कोशिश की, दोनों के साथ अस्तित्व और एक दूसरे से जो इंटरेक्शन की प्रक्रिया, अंतःक्रिया की प्रक्रिया, उस अंतःक्रिया की प्रक्रिया को समझने की कोशिश किया। एंड राइट नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरियस फैकल्टीज इंस्टीट्यूटेड इन सेल्फ। बहुत सारी जो शक्तियाँ एक व्यक्ति के सेल्फ में मौजूद है, उन शक्तियों को जानने, सुनने, समझने का प्रयास किया गया। इस लेक्चर के बाद इसको यहीं समाप्त करते हैं। अगला जो टॉपिक है, हार्मनी ऑफ द सेल्फ विद बॉडी, वी विल स्टडी अबाउट दैट। Thank you so much for being with me in this video. Thank you.